Assalamu alaikum class 9 P1 and N1 boys and girls. I am your biology lecturer. Today 21st April 2020 our topic of discussion is enzymes. अब हम अपना चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट कर रहे हैं. जैसा कि हम पिछले वीक से पढ़ रहे थे अबाउट समर वेकेशन वर्क. ठीक है, तो समर वेकेशन वर्क में हमने चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 इन्हें डिस्कस किया. ठीक है, इन्हें याद किया, उनके मल्टीपल चॉइस जो कि एक्सरसाइज में से या चैप्टर के अंदर से इंक्लूड थे उन्हें याद किया विद शॉर्ट क्वेश्चंस एंड लॉन्ग क्वेश्चन. ठीक है, तो अब जैसा कि आप जानते हैं कि चैप्टर नंबर 6 जो है N1 बॉयज़ एंड गर्ल्स, आपने ये चैप्टर नहीं पढ़ा हुआ है. ठीक है, जबकि P1 बॉयज़ एंड P1 गर्ल्स ने चैप्टर नंबर 6 को पढ़ा हुआ है. तो अब ये लेक्चर जो है ये दोनों क्लासेस के लिए है, यानी N1 और P1 बॉयज़ एंड गर्ल्स सबके लिए ये लेक्चर है. ठीक है, बिकॉज 6 चैप्टर जो अब हम पढ़ने जा रहे हैं उस 6 चैप्टर से जो N1 बॉयज़ एंड गर्ल्स हैं वो अपना चैप्टर साथ साथ तैयार करेंगे. ठीक है, ताकि जब वो समर पैक को सॉल्व करें उन्हें ज़्यादा आसानी हो. और P1 बॉयज़ एंड गर्ल्स आपकी रिवीजन हो जाएगी N1 की क्लास के साथ. ठीक है, तो हम सबसे पहले चैप्टर नंबर 6 को कंप्लीट पढ़ेंगे. उसके बाद जो चैप्टर नंबर 6 के अकॉर्डिंग समर पैक में क्वेश्चंस हैं, मल्टीपल चॉइस, शॉर्ट क्वेश्चंस एंड लॉन्ग क्वेश्चंस, फिर उन्हें सॉल्व करेंगे. ठीक है, जैसा कि चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 ये आप सब तमाम सेक्शंस ने पढ़ा हुआ था और इसका समर पैक कंप्लीट हो गया. ठीक है, तो ये 6 चैप्टर हम पहले करेंगे. उसके बाद जो रिमेनिंग आपका है थर्ड चैप्टर, ठीक है, वो थर्ड चैप्टर फिर हम कंप्लीट करेंगे. N1 के लिए थर्ड चैप्टर भी होगा और इसी तरह P1 गर्ल्स एंड बॉयज़ के लिए भी थर्ड चैप्टर होगा. ठीक है, अब हमने ये स्टार्ट करना है आज से 6 चैप्टर. तो आपके जो टेस्ट की रूटीन है वो डिस्टर्ब नहीं होगी, आपके टेस्ट की रूटीन वैसे ही होगी. ठीक है, जैसा आपकी पिछले वीक से चलती आ रही है कि 3 दिन का जो कंसेक्टिव लेक्चर है उसका आपका टेस्ट होगा. ठीक है, और नेक्स्ट डे उस टेस्ट की डिस्कशन होगी. अब जो आपका टेस्ट होगा, जो आप ट्यूसडे को शाम को बैठकर अपना टेस्ट करेंगे. ठीक है, तो वो टेस्ट में जो सिलेबस है वो आपका सैटरडे, मंडे और आज जो ट्यूसडे, आज का जो आपने लेक्चर पढ़ा है इन तीनों दिन का लेक्चर आप तैयार करेंगे. ठीक है, और जैसे आप अपना टेस्ट सॉल्व करते हैं वैसे करेंगे और इंशाल्लाह ऑन वेडनेसडे हम अपने टेस्ट की डिस्कशन करेंगे. ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड. अब हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर. आज हम पढ़ेंगे एंजाइम्स के इंट्रोडक्शन के बारे में. सबसे पहले एंजाइम्स क्या होते हैं. एंजाइम्स वो प्रोटीन होती हैं जो किसी भी रिएक्शन को, किसी भी बायोकेमिकल रिएक्शन को कैटेलाइज करें, उसे स्पीड अप करें, लेकिन खुद यूज़ नहीं होती. ठीक है, यानी किसी रिएक्शन को स्पीड अप ज़रूर करती हैं लेकिन अपने आप को उस रिएक्शन में यूज़ नहीं होने देती, चेंज नहीं होने देती. एंजाइम्स जो हैं, अब वो किसी भी रिएक्शन में जब हिस्सा लेते हैं, ठीक है, तो उनकी ये प्रॉपर्टी है कि वो एक्ट करते हैं एज बायो कैटालिस्ट, यानी किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के किसी भी रिएक्शन को वो फास्ट कर देंगे. ठीक है, स्पीड अप कर देंगे विदाउट बीइंग यूज्ड अप, और अपने आप को यूज़ नहीं होने देंगे. एंड आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन, और रिएक्शन के कंप्लीट होने के बाद एंजाइम्स वहाँ से रिलीज हो जाएंगे. ठीक है, एंजाइम्स ग्लोब्यूलर प्रोटीन है जो कि अमाइनो एसिड से मिलकर बनी है. अब अमाइनो एसिड्स क्या हैं. अमाइनो एसिड्स स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं. जब कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट हो रही है, ठीक है, सबसे पहले वॉल्स बन रही हैं, दीवारें बन रही हैं. अब उन वॉल्स में जो स्मॉलर यूनिट है वो है ब्रिक्स, ईंटें. ठीक है, जैसे एक दीवार बनाने में ब्रिक्स यूज़ होती हैं, ईंटें मिलकर उस दीवार को कंप्लीट करती हैं, उस वॉल को बनाती हैं. इसी तरह अमाइनो एसिड्स जो हैं वो स्मॉलर यूनिट्स हैं और वो कंबाइन करके प्रोटीन्स बना रहे हैं. एंड एंजाइम्स आर ग्लोब्यूलर प्रोटीन.
और इसी तरह एंजाइम्स एक्ट करते हैं एज बायोकैटालिस्ट, यानी किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में उसके जो रिएक्शंस हो रहे हैं उन रिएक्शंस में हिस्सा लेते हैं, ठीक है, और रिएक्शन को तेज कर देते हैं। इसे कहते हैं बायोकैटालिस्ट। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मेटाबॉलिज्म के बारे में। व्हाट इज मेटाबॉलिज्म? मेटाबॉलिज्म एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है चेंज, ठीक है। तो ये कंसेप्ट जो है मेटाबॉलिज्म का, ये सबसे पहले दिया गया था, इब्ने नफीस ने दिया था, और उसने कहा था कि बॉडी और उसके पार्ट्स इनमें हर वक्त चेंज आता रहता है, यानी एक तरह के ये नहीं रहते। तो चेंज आता रहता है, इट मीन्स कि इसमें मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रहे हैं। अब मेटाबॉलिक रिएक्शंस जो हैं वो दो तरह के रिएक्शंस होते हैं। एक मेटाबॉलिक रिएक्शन है कंस्ट्रक्टिव और एक है डिस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव कहते हैं बनाना, लाइक कुछ कोई बिल्डिंग प्रोसेस है, कुछ बना रहे हैं आप, ठीक है, वॉल्स बना रहे हैं और मटेरियल्स को इकट्ठा कर रहे हैं, ठीक है। तो मटेरियल्स को इकट्ठा करके जब एक दीवार बना रहे हैं आप, तो ये एक कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस है, यानी इसमें चीज़ें ऐड करके आप लार्जर मॉलिक्यूल्स बना रहे हैं। तो इस प्रोसेस को कहते हैं एनाबोलिज्म, यानी एनाबॉलिक प्रोसेस, ठीक है। तो इसी तरह जो कैटाबॉलिज्म है, कैटाबॉलिक प्रोसेस है, वो बिल्कुल ऑपोजिट है एनाबॉलिक प्रोसेस के। और कैटाबॉलिक प्रोसेस को कहते हैं डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस, यानी डिस्ट्रक्टिव का मतलब तोड़ फोड़ होना, डिस्ट्रक्शन होना, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जब आप कोई वॉल बिल्ड कर रहे हैं, कोई दीवार बना रहे हैं, तो आप उसमें ब्रिक्स भी यूज़ करते हैं, सीमेंट यूज़ करते हैं, ठीक है, पेंट यूज़ करते हैं। तो इस तरह डिफरेंट थिंग्स जो है उन्हें ऐड करके एक कंप्लीट जो स्ट्रक्चर है वो तैयार होता है। और आप इस चीज़ को याद कैसे रखेंगे, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म की टर्म को? एना का वर्ड याद रखें एंड से या ऐड से। ऐड का मतलब चीज़ों को इकट्ठा करना, जोड़ना। तो जब आप छोटी छोटी चीज़ों को इकट्ठा करेंगे, जोड़ेंगे और कोई बड़ी चीज़ बनाएंगे तो वो कहलाएगा एनाबॉलिक प्रोसेस। और कैटा को याद रखें कट से। कट मीन्स ब्रेक डाउन, यानी लार्जर मॉलिक्यूल्स की जब ब्रेक डाउन होकर वो स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे तो उसे कहेंगे कैटाबॉलिज्म, यानी कैटाबॉलिक प्रोसेस। नेक्स्ट, एंजाइम्स कन्वर्ट सबस्ट्रेट इनटू प्रोडक्ट्स। अब एंजाइम्स का तो आपको पता चल गया कि एंजाइम्स ग्लोब्यूलर प्रोटीन हैं, एक्ट करती हैं एज बायोकैटालिस्ट, किसी भी बायोकेमिकल रिएक्शन को स्पीड अप कर देती हैं। अब सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट्स क्या है? एंजाइम्स कैसे सबस्ट्रेट को कन्वर्ट करते हैं प्रोडक्ट्स में? तो सबस्ट्रेट वो मॉलिक्यूल्स हैं जिन पर एंजाइम एक्ट करते हैं, ठीक है, यानी जितने भी मॉलिक्यूल्स जिस पर एंजाइम एक्ट करता है, एंजाइम जिन पर वर्क करता है, उन मॉलिक्यूल्स को कहते हैं सबस्ट्रेट। और एंड प्रोडक्ट्स, व्हाट आर प्रोडक्ट्स? Products are the molecule that are formed after the processing of enzymes on substrate. Product वो molecule हैं जो कि बनते हैं जब enzyme अपना process करता है substrate पर, ठीक है। लाइक जैसे आप केमिस्ट्री में डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस पढ़ते हैं तो उसमें आप पढ़ते हैं रॉ मटेरियल्स और प्रोडक्ट। आपकी केमिकल इक्वेशन के राइट साइड पे प्रोडक्ट्स होते हैं और लेफ्ट साइड पर रिएक्टेंट्स होते हैं जिन्हें आप क्या कहते हैं, रॉ मटेरियल कहते हैं। तो अब रॉ मटेरियल जो है, रिएक्टेंट्स हैं, वो कंबाइन करते हैं एट स्पेसिफिक टेम्परेचर, प्रेशर और डिफरेंट कैटलिस्ट दिए जाते हैं जिनकी मौजूदगी में वो अपना काम करते हैं, ठीक है, और उन रिएक्टेंट्स को कन्वर्ट कर देते हैं प्रोडक्ट्स में। इसी तरह एंजाइम्स जिन मॉलिक्यूल पर, जिन रिएक्टेंट्स पर काम करता है उन्हें हम सबस्ट्रेट कहते हैं। और सबस्ट्रेट पर जब एंजाइम वर्क करता है तो वो उन्हें कन्वर्ट कर देता है दूसरे मॉलिक्यूल्स में, और जिन मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करता है उन मॉलिक्यूल्स को कहते हैं प्रोडक्ट, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि एंजाइम जब किसी मॉलिक्यूल पे एक्ट करता है जिसे सबस्ट्रेट कहते हैं, तो फिर वो सबस्ट्रेट को कन्वर्ट कर देता है प्रोडक्ट्स में, ठीक है। तो जब सबस्ट्रेट कन्वर्ट हो जाते हैं प्रोडक्ट में, यानी केमिकल रिएक्शन जो है वो कंप्लीट हो जाता है,
उसके बाद जो एंजाइम है वो वहाँ से रिलीज हो जाता है, ठीक है, और किसी और रिएक्शन का हिस्सा बन जाता है। नेक्स्ट, एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी क्या है? मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अ रिएक्शन। कम से कम एनर्जी जो कि रिक्वायर होती है किसी भी रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए, उसको कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। अब जैसे कि नाम से ही जाहिर हो रहा है, एक्टिवेट यानी उसे एक्टिवेट करना, उसे स्टार्ट करना किसी भी रिएक्शन को। तो ये जो एक्टिवेशन एनर्जी है ये रुकावट के तौर पर सामने आती है किसी भी रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए, ठीक है, यानी किसी भी रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए कुछ एनर्जी चाहिए होती है, ठीक है, जिसे कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। अब एंजाइम्स जो है, एंजाइम्स कम कर रहा है इन बैरियर्स को, ताकि जो रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी है वो भी कम से कम हो सके और रिएक्शन जो है वो आसानी से स्टार्ट हो जाए, ठीक है। तो उस लिए, उसके वजह से, इसके लिए कि एक्टिवेशन एनर्जी को कम करना है दूसरे मॉलिक्यूल्स के लिए ताकि वो इजीली खुद ब खुद रिएक्शन को स्टार्ट करें, तो एंजाइम्स डिफरेंट वेज से वर्क करता है। डिफरेंट वेज हैं एंजाइम्स के पास, ठीक है, कि वो कैसे एक्टिवेशन एनर्जी की जो ज़रूरत है उसे कम कर दे। सबसे पहले, ऑल्टर द शेप ऑफ सबस्ट्रेट, यानी एंजाइम्स जो है वो सबस्ट्रेट की शेप को चेंज कर देता है, ठीक है, और जो एनर्जी चाहिए होती है इस चेंज के लिए उसकी रिक्वायरमेंट को कम कर देता है, ठीक है। यानी जो सबस्ट्रेट एनर्जी चाह रहा था कि वो उसकी शेप को चेंज कर दे, उसे उसके लिए जो उसे एनर्जी चाहिए थी, एंजाइम्स ने खुद से उसकी शेप को चेंज कर दिया ताकि वो एनर्जी की रिक्वायरमेंट जो है वो कम से कम हो जाए, ठीक है। और कुछ एंजाइम्स जो हैं वो एक्टिवेशन एनर्जी को इस तरह कम करते हैं कि वो जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होती है सबस्ट्रेट पर उसको डिसरप्ट कर देते हैं, उसको ख़राब कर देते हैं, उसको ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। बिकॉज चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगी तो इजीली सबस्ट्रेट जो है वो बाइंड कर जाएगा एंजाइम्स के साथ और अपना रिएक्शन स्टार्ट कर देगा, ठीक है। नेक्स्ट है ब्रिंगिंग सबस्ट्रेट इनटू करेक्ट ओरिएंटेशन, ठीक है। तो एंजाइम्स जो हैं वो लोअर करते हैं एक्टिवेशन एनर्जी को जब वो सबस्ट्रेट को उसकी करेक्ट ओरिएंटेशन में, करेक्ट डायरेक्शन में ले आते हैं ताकि जो सबस्ट्रेट है वो इजीली रिएक्ट कर सके और उसे अपनी शेप को, अपनी जो डायरेक्शन है उसे चेंज करने के लिए एनर्जी ना चाहिए हो। नेक्स्ट, कैटेगरी ऑफ एंजाइम्स ऑन द बेसिस ऑफ साइट इट वर्क्स, यानी एंजाइम्स जो हैं वो कैटेगराइज किए गए हैं उनकी इस बेस पर कि वो कैसे काम करें, किस जगह पर काम करें, ठीक है। साइट ऑफ इट वर्क, कि जिस जगह पे वो काम करें उस लिहाज से एंजाइम्स की डिफरेंट कैटेगरीज हैं। सबसे पहले इंट्रा सेलुलर एंजाइम्स। इंट्रा सेलुलर एंजाइम्स वो एंजाइम्स हैं जो कि सेल के अंदर काम कर रहे हैं, ठीक है, वर्क विद इन सेल। फॉर एग्जाम्पल, एंजाइम्स ऑफ ग्लाइकोलिसिस वर्किंग इन साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के अंदर एक काम हो रहा है जिसका नाम है ग्लाइकोलिसिस, यानी ग्लूकोज की ब्रेकडाउन, और वो जो एंजाइम्स कर रहे हैं वो साइटोप्लाज्म के अंदर कर रहे हैं, यानी सेल के अंदर जो फ्लूइड है जिसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं उसके अंदर जो एंजाइम्स काम कर रहे हैं उन एंजाइम्स को कहेंगे इंट्रा सेलुलर एंजाइम्स, ठीक है, बिकॉज वो सेल के अंदर काम कर रहे हैं। नेक्स्ट इज एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम्स। एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम्स वर्क आउटसाइड द सेल, ठीक है। एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम्स जो हैं वो सेल के बाहर काम करते हैं। फॉर एग्जांपल, पेप्सिन एंजाइम वर्किंग इन स्टमक कैविटी, जैसे कि पेप्सिन एंजाइम जो है वो स्टमक कैविटी के अंदर काम कर रहा है, ठीक है। ओके, नाउ टेक आउट योर पेज 107, पेज नंबर 107 निकालें। अब हम अंडरलाइन करेंगे इसके जो पॉइंट्स हैं। सबसे पहले सेकंड लाइन के एंड से आप अंडरलाइन करेंगे मेटाबॉलिज्म की डेफिनेशन। इस पे क्वेश्चन लिखेंगे, डिफाइन मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म
is the set of biochemical reactions that occur in living organism in order to maintain life. ठीक है, ये मेटाबॉलिज्म की डेफिनेशन है। इससे नेक्स्ट लाइन से आप हेडिंग दें इम्पोर्टेंस ऑफ मेटाबॉलिज्म। Processes allow organisms to grow and reproduce, maintain their structures and respond to their environment। ठीक है, कि मेटाबॉलिज्म जो है जब वो बॉडी में होती है तो उसकी क्या इंपॉर्टेंस है कि वो ऑर्गेनिजम्स को अलाउ करती है कि वो ग्रो करें, वो रिप्रोड्यूस करें, अपनी नस्ल बढ़ाएं, अपनी बॉडी के स्ट्रक्चर्स को मेंटेन करें और अपने एनवायरनमेंट में रिस्पॉन्ड करें। ठीक है, इसके आगे है डेफिनेशन एनाबॉलिज्म की, तो उस पर आप क्वेश्चन लिखेंगे डिफाइन एनाबॉलिज्म। Anabolism includes the biochemical reaction in which larger molecules are synthesized। ठीक है, इसमें आप एग्जाम्पल में लिख लें, फॉर एग्जाम्पल फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस जो है वो एनाबॉलिक प्रोसेस है और वो एनाबॉलिज्म की एग्जाम्पल है। फोटोसिंथेसिस, PHOTOSYNTHESIS, फोटोसिंथेसिस। वाइल को कट कर दें और अगली लाइन में आए। नेक्स्ट लाइन में है कैटाबॉलिज्म की डेफिनेशन, उस पर आप हेडिंग देंगे डिफाइन कैटाबॉलिज्म, क्वेश्चन लिखेंगे। कैटाबॉलिज्म इंक्लूड्स द बायोकेमिकल रिएक्शन इन विच लार्जर मॉलिक्यूल्स आर ब्रोकन डाउन। यानी कैटाबॉलिज्म वो बायोकेमिकल रिएक्शन है जिसमें लार्जर मॉलिक्यूल जो हैं वो ब्रोकन डाउन होते हैं। इसमें आप एग्जांपल लिखेंगे रेस्पायरेशन। फॉर एग्जांपल रेस्पायरेशन, RESPIRATION, रेस्पायरेशन। और नेक्स्ट टू लाइंस जो हैं वो एमसीक्यूज के लिए हैं। एनर्जी इज रिलीज्ड इन कैटाबॉलिज्म एंड इज यूटिलाइज्ड इन एनाबॉलिज्म। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है जो कि बोर्ड के हवाले से भी इम्पोर्टेंट है। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि जो एनर्जी है वो कैटाबॉलिज्म में कैसे रिलीज हो रही है और एनाबॉलिज्म में कैसे यूटिलाइज हो रही है। तो जब हम एक चीज़ बनाते हैं, ठीक है, तो हमारी एनर्जी जो है उसमें यूज़ हो रही है, यूटिलाइज हो रही है उसमें। लेकिन जब हम उस चीज़ को तोड़ेंगे तो जो एनर्जी हमने उसमें लगाई है वो ही रिलीज होगी। ठीक है, तो इस तरह एनाबॉलिज्म जो है उसमें एनर्जी यूटिलाइज होती है जबकि कैटाबॉलिज्म में एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, अब इसी पेज पर जो मेटाबॉलिज्म है उसके फ्रंट पे एक बॉक्स है, उसके ऑपोजिट इस बॉक्स को आप याद करेंगे। Important for short question and MCQ. The term metabolism is derived from a Greek word meaning change. The concept of metabolism was first of all given by Ibn Nafis, who stated the body and its parts are always undergoing change। ठीक है, ये आप MCQ और शॉर्ट क्वेश्चन के लिए करेंगे। नेक्स्ट पैराग्राफ जो है उसमें है आपकी एंजाइम्स की डेफिनीशन। ठीक है, और एंजाइम की डिफरेंट प्रॉपर्टीज़। ड्यूरिंग मेटाबॉलिज्म chemicals are transformed from one form to another by enzymes. Enzymes are crucial to metabolism because they act as biocatalyst. एंजाइम जो हैं वो बहुत क्रूशियल हैं मेटाबॉलिज्म के हवाले से क्योंकि वो बायोकैटलिस्ट के तौर पर काम करते हैं। अब यहाँ पर आप हेडिंग दें डिफाइन बायोकैटलिस्ट। डिफाइन बायोकैटलिस्ट ये लिखेंगे और इसके साथ खुद से लिखेंगे मॉलिक्यूल्स विच MOLECULES मॉलिक्यूल्स WHICH विच, ये दो वर्ड लिखकर फिर आप यहीं से ही अंडरलाइन करेंगे स्पीड अप एंड रेगुलेट द मेटाबॉलिक पाथवेज। ये बायोकैटलिस्ट की डेफिनेशन है। मॉलिक्यूल्स विच स्पीड अप एंड रेगुलेट द मेटाबॉलिक पाथवेज उन्हें बायोकैटलिस्ट कहते हैं। और इसके बाद है एंजाइम्स की डेफिनेशन। एंजाइम्स आर प्रोटीन दैट कैटालाइज, दैट इज स्पीड अप बायोकेमिकल रिएक्शन एंड आर नॉट चेंज ड्यूरिंग द रिएक्शन। ठीक है, यानी ये रिएक्शन के दौरान में चेंज नहीं होते।
नेक्स्ट है द molecules at which enzymes act are called substrate and enzymes convert them. जहाँ them लिखा हुआ है उसको कट करें them को और उसकी जगह लिखे substrate. SUBSTRATE substrate. Enzyme converts substrate into different molecules called products. ठीक है. नेक्स्ट आ जाए एक्टिवेशन एनर्जी पर. नेक्स्ट पैराग्राफ में हेडिंग दें एक्टिवेशन एनर्जी. ऑल केमिकल रिएक्शंस रिक्वायर एक्टिवेशन एनर्जी. नेक्स्ट इसकी डेफिनेशन है. इट इज़ डिफाइंड एज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अ रिएक्शन. द नीड फॉर द एक्टिवेशन एनर्जी एक्ट एज अ बैरियर टू द बिगिनिंग ऑफ रिएक्शन. ठीक है, यहाँ तक आप करेंगे और उसके साथ इसकी डायग्राम भी बनाएंगे. कंसेप्ट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी. इसके बाद लास्ट वाले पैराग्राफ पर आए. इस पर क्वेश्चन लिखें. हाउ एंजाइम्स लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी. हाउ एंजाइम्स लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी. एंजाइम्स लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी इन सेवरल वेज. इसके बाद लिखे नंबर 1 पॉइंट की हेडिंग देंगे और आप इसको अंडरलाइन करेंगे. दे मे ऑल्टर द शेप ऑफ सबस्ट्रेट एंड रिड्यूस द रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी फॉर दिस चेंज. ये नंबर 1 पॉइंट होगा. नंबर 2, some enzymes do so by disrupting the charge distribution on substrate. ठीक है. इसके बाद आप नंबर 3 की हेडिंग देंगे. enzymes may also lower the activation energy by bringing substrate into correct orientation to react. ठीक है. ये 3 वेज है जिसमें एंजाइम जो है वो एक्टिवेशन एनर्जी की ज़रूरत को कम करता है. नेक्स्ट पेज नंबर 108 पर आए. पेज नंबर 108. यहाँ पर फिगर 6.1 देखें. एंजाइम लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी. इसमें जो ब्लू लाइन है वो शो कर रही है एक्टिवेशन एनर्जी विद एंजाइम. ठीक है, कि एंजाइम जो है वो एक्टिवेशन एनर्जी को लो कर रहा है, जबकि एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट एंजाइम हाई है. ठीक है, और ये ज़्यादा रुकावट पेश कर रही है दूसरे मॉलिक्यूल्स को अपना रिएक्शन स्टार्ट करने के लिए. इस ग्राफ के नीचे जो एक पैराग्राफ है उस पर क्वेश्चन लिखें कि व्हाट आर द कैटेगरी ऑफ एंजाइम्स ऑन द बेसिस ऑफ साइट इट वर्क्स. अब यहाँ पर इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम्स की डेफिनेशन नहीं लिखी हुई, तो उसमें आप लिखेंगे द एंजाइम्स which work within cell are called intracellular enzymes. और एक्स्ट्रा सेलुलर में लिखेंगे enzymes which are working outside the cell are called extracellular enzymes. ठीक है, ये डेफिनेशन लिखेंगे आप. उसके बाद ब्रैकेट्स में इसका आंसर एग्जाम्पल है इंट्रासेलुलर एंजाइम की. फॉर एग्जाम्पल एंजाइम्स ऑफ ग्लाइकोलिसिस वर्किंग इन साइटोप्लाज्म. ठीक है, और एक्स्ट्रा सेलुलर में है फॉर एग्जाम्पल पेप्सिन एंजाइम वर्किंग विद इन स्टमक कैविटी. ठीक है, तो ये इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम्स की जो एग्जांपल्स हैं वो लिखी हुई हैं बुक पे, लेकिन डेफिनेशन नहीं लिखी हुई, तो डेफिनेशन आप खुद से ही लिखेंगे. फिर से डेफिनेशन बता रही हूँ. इंट्रासेलुलर एंजाइम्स आर द एंजाइम्स विच आर वर्किंग विद इन सेल और इनसाइड द सेल, while extracellular enzymes are the enzymes that are working outside the cell. ठीक है. Hope you understand class. If you have any question you can ask. Okay, thank you, take care.